नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के बाद अब तालिबान लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो अपनी खुद की एक सेना बनाए। देश में सेना के गठन पर वो विचार भी कर रहे हैं। इस सेना में अफगान की पूर्व सरकार के अधीन रहे आर्मी अफसरों को शामिल किया जाएगा, यानी उन अधिकारियों को जो कुछ ही महीने पहले तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तालिबान सरकार के कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ कारिफ असुद्दीन ने बताया कि सेना गठन की प्रक्रिया जल्द ही अपने आखिरी चरण में होगी। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे उन्हें तालिबान कैसे ट्रेंड करेगा, और नई सेना बनने पर तालिबान के लड़ाके नाराज हो गए तो उन्हें कैसे साधा जाएगा। इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सुमन शर्मा जी, रक्षा विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल टीपी सर आपसे है। अब तालिबान अपनी खुद की सेना भी बनाना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ महीने पहले जो उनके ही खिलाफ लड़ रहे थे उन लोगों को भी वो अपनी सेना में शामिल करेंगे। तो इससे क्या स्थिति बनेगी? क्या फिर जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके बीच में नाराजगी होगी? किस तरह का ये सेना बन पाएगी? देखिए सर, पहला सवाल कि तालिबान सेना बनाना चाहता है, ये बिल्कुल वाजिब है। किसी भी देश में उसकी एक सेना होनी चाहिए। तालिबान सेना बनाना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो उस सेना में उन अधिकारियों को, सिपाहियों को शामिल करना चाहता है जो कुछ दिन पहले तक उनसे लड़ रहे थे। ये क्वेश्चन गलत है। लड़ कहाँ रहे? जो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उनके बड़े बड़े कमांडरों ने तो अपने सिपाहियों को सरेंडर करने के लिए खुद कहा था, और इसको 3 स्टेप में किया था। पहले स्टेप में तो उन्होंने वार्म रिएक्शन रखा। दूसरे स्टेप में कहीं किसी छोटी मोटी चोटी के ऊपर उन्होंने अपने सिपाहियों को कह दिया कि आप तालिबान से लड़ो। और जो मेजर जगह थी, चाहे उसमें मज़ार शरीफ शामिल हो, हयात शामिल हो, इन जगहों के ऊपर उन्होंने खुद ही सरेंडर करने के लिए कह दिया था। मुट्ठी भर सिपाही ऐसे बचे थे जो अलबत्ता ये कहते थे कि हम हथियार डालना नहीं चाहते। यानी अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का तालिबानाइजेशन हो चुका था। और इसका मतलब ये है कि अब जो वहां पे तालिबान के लोग हैं वो भी पठान है, और जो ये सिपाही है पुरानी सेना के, ये भी पठान है, और एक ही गांव में दोनों तरह के लोग रहते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये 3 लाख जो पुरानी सेना के थे, 2,50,000 या 75,000, उनको तालिबान सेना में शामिल कर दिया जाए। तो ये बहुत नेचुरल है, मुमकिन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका तीसरा सवाल था कि अगर उनको सेना में शामिल कर लिया गया तो क्या तालिबान के लड़ाके इस बात से नाराज नहीं होंगे? नहीं। अब थोड़ी बहुत नाराजगी सब जगह हो सकती है, इनका डायरेक्ट कंफ्रंटेशन रहा हो, लेकिन बाई एंड लार्ज नाराज नहीं हो। लेकिन इतना होने के बाद पाकिस्तान को इस बात से खुश नहीं होना चाहिए, या किसी और को खुश नहीं होना चाहिए कि तालिबान ने सेना बना दी। दरअसल में तालिबान एक सोच है, और ये सोच हमारे देश में भी है। हमारे देश में सेना के रूप में तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो है उसे तो हमें मिलते के बाद में पाकिस्तान के बारे में ये बता दें कि खास तौर से पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स का करीब करीब आधा तालिबानाइजेशन हो चुका है, और ये प्रोसेस पाकिस्तान की आर्मी में जारी है। अब इसके बाद थ्रेट प्रारंभ होती है, क्योंकि अगर उनका तालिबानाइजेशन होता है तो पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां का न्यूक्लियर बटन उनकी सरकार के हेड के पास नहीं है, बल्कि वो वॉल के हेड के पास है, यानी जनरल बाजवा के पास है। और अगर वहां का तालिबानाइजेशन हो जाता है तो फिर ये निश्चित है कि
कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, हालांकि उनको असेंबल करना पड़ता है, लेकिन वो तालिबान के हाथ लग सकते हैं। इसका एक और कारण भी है। वो कारण ये है कि पाकिस्तान में जब अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्हीकल्स नहीं है जैसे और देशों में होते हैं। वो मामूली वैन के अंदर डाल के करते हैं और उनकी वो वैन जिनमें न्यूक्लियर आर्सेनल रखा है अक्सर जाम में फंसी हुई देखी गई है टीवी चैनल के ऊपर, यानी कि उनका तालिबान के हाथ लगना एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। वो और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इस पूरे एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान आर्मी और पाकिस्तान की तालिबान आर्मी, इनका फिर एक साथ होना बहुत मुमकिन दिखाई देता है। तो हमें इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान सेना बना रही है और बनाएगी, उसके सेना के लिए अवेलेबल है। हाँ, अब ये सवाल अलबत्ता उठेगा कि सेना को एक्टिव और इफेक्टिव रहने के लिए लगातार ट्रेनिंग और कोर्सिंग की आवश्यकता होती है, और उसके लिए एक नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण करने वाले इंस्ट्रक्टर चाहिए। अभी तक तो वो अमेरिका प्रोवाइड करता था, अब अमेरिका चला गया है, लिहाजा उन्हें अपने लोगों को ट्रेन करना होगा। वो ट्रेन करना भी बहुत पॉसिबल है, क्योंकि या तो पाकिस्तान की ISI वहां आके उन्हें ट्रेन करेगी, जिसका वो ऑलरेडी कह चुके हैं, या इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, वहां ट्रेन कर देंगे। इक्विपमेंट और आर्मामेंट इनके पास इतना है कि आज तालिबान अगर हथियारों के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान करीब 150 कंट्री से ज्यादा फायर पावर रखता है। चलाना आता हो या ना आता हो वो अलग की बात। अब एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कि उनके पास पायलट नहीं है। जो अफगानी पायलट थे इनिशियली, उनमें से 8 अफगानी पायलट को तो एक दफा ही मार दिया था तालिबान ने। अब वो अफगानी पायलट लेने का प्रयत्न करेंगे, इससे अफगानिस्तान वाले प्रयत्न करेंगे कि हमको पाकिस्तान से पायलट, वो जहाज जो अमेरिका छोड़ के गया है उन्हें वो चलाते। तो ये इस किस्म का एक कम्प्लेक्स सिचुएशन पर बनती जा रही है। मैं हिंदुस्तान के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अब हमें निकल गया। पहले तो 70 साल तक हम कुछ करते ही नहीं थे, उसके बाद में एक समय आया कि उड़ी में हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हुआ तो हमने बालाकोट स्ट्राइक की, यानी उन्होंने कुछ किया तो हमने रिएक्शन किया। अब ये समय गुजरना चाहिए। अब सवाल ये कि अब हमें एक्ट करना चाहिए क्या? जब ये सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, गले के ऊपर आ जाएगी और ये जितने आतंकी संगठन है ये कश्मीर में कुछ करेंगे, तब हम रिएक्ट करेंगे? गलत। मैं एक सिपाही होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव जो लेता है उसके हाथ में आधी विक्ट्री रहती है, लिहाजा एक्शन हमें लेना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि क्या आप नहीं मानते कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पूरी दुनिया ने सुना। इसका मतलब कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, हमारी योजना में है। फ्यूचर नाउ इज द टाइम, नाउ इज द राइट टाइम, नाउ द डिसीजन शुड बी टेकन, ताकि गिलगित बाल्टिस्तान आने के बाद जो लैंड रूट है अफगानिस्तान के लिए वो हमारे लिए खुल जाएगा और फिर हम इस खतरे को आराम से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सब मेरा कहना है। चलिए, सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन मैम, आप किस तरह से देखती हैं, अगर अफगान सरकार जो अपनी सेना बनाती है तो उन जवानों को ट्रेंड किस तरह से किया जाएगा? क्या कुछ उनको सिखाया जाएगा, और जो सिखाने के लिए एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? ठीक सवाल पूछा कि उनको ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे। एक्चुअली जो उनके आर्मी चीफ वसीउद्दीन का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हमें सिविल वॉर नहीं चाहिए और हम देश के अंदर अमन शांति के लिए आर्मी बनाना चाहते हैं।
बेसिकली आर्मी का रोल होता है एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखना, बॉर्डर के उस पार बॉर्डर को सेफ रखना। जो वो इंटरनल थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, अंदर की अमन शांति की, वो मेनली काम होता है पुलिस या पैरामिलिट्री का। तो सबसे पहले तो उन लोगों को अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि आर्मी का मतलब क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर अफगान, जो पुरानी अफगान डिसबैंडेड अफगान आर्मी है, अगर उनके भी लोगों को वो लेते हैं या उनसे भी कुछ वो सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी ये है कि वो जो अफगान आर्मी थी पहली जो डिसबैंड होगी, वो भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग या बड़ी पावरफुल आर्मी नहीं थी, इसीलिए वो इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट हुई। जब उनका गठन हो रहा था कुछ 2000s की बात है, जब यूएस का इन्वेजन हुआ और यूएस ने ट्रेन करने के बारे में सोचा, तो इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया भी शामिल था। और ये वाली बात अपने इंटरव्यू में फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. साहनी ने बोली है कि इंडिया उस मीटिंग में शामिल था और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रखा था यूएस के सामने कि अफगान आर्मी को किस तरह बनाया जाना चाहिए। उसमें सभी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि एक रेगुलर आर्मी का होता है, आर्टिलरी होती है, आर्मर्ड होती है, लॉजिस्टिक्स है। लेकिन उसकी मनाही यूएस ने की पाकिस्तान के बोलने से। पाकिस्तान ने ये इस चीज के लिए मना करवाया था यूएस से कहकर, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा था कि एक पावरफुल रेगुलर आर्मी अगर अफगानिस्तान में आ जाए तो ये उनके लिए अच्छी कोई बात नहीं है। और उन्होंने अफगान आर्मी ऐसे बनाई कि वो सिर्फ एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बन के रह गई। मतलब इंटरनल थ्रेट्स को देखना, तालिबान के खिलाफ लड़ना, सिर्फ यही उनका एक रोल था, बाकी वो कुछ आगे कर नहीं पाई। और इसीलिए क्योंकि वो एक रेगुलर आर्मी नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी डिसबैंड हुई और बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। मतलब प्रेशर आने से वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो अभी वही सेम चीज अभी भी देखने को हमें मिल रही है, जिस तरह ये लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और आपका जो सवाल था कि उन्हें ट्रेन कौन करेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फसीउद्दीन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें वो किससे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। कहाँ किससे बात कर रहे हैं, कौन उन्हें ट्रेन करेगा, और इसके अलावा फंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पूरी आर्मी को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, वेपन्स होने चाहिए, और एक लेवल का कुछ एक ट्रेनिंग के पहले कुछ सिलेक्शन होता है, कुछ टेस्ट होते हैं। ये सारी बातें कैसे वो लोग, कहाँ से ये सब आएगा। और क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो असिस्ट करेंगे, तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उन्हें खड़ा करेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने रेगुलर आर्मी के टाइम पे किया था कि उन्हें सिर्फ एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाकर रख दिया था, ऐसे ही शायद लग रहा है कि इनको भी एक इंटरनल टर्मोइल को रोकने के लिए ये आपस में जैसे जो झगड़े हैं, आम जनता अगर अपराइजिंग होती है या फिर जो फ्रैगमेंटेड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो अब खड़े हो रहे हैं आईएस के इनकी तरह, उन्हें डिस्पेल करने के लिए ये शायद इनका रोल होगा। तो क्या लगता है, क्या चाइना कुछ मदद करेगा? चाइना देखिए वेपन्स और पैसों से मदद कर सकता है, लेकिन इनकी बेसिक ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन जैसे होता है, वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तालिबान का जो बीज बोया था उनको भी उन्होंने ही ट्रेन किया था। अब वो काउंटर इंसर्जेंसी के अलावा अपने देश के लोगों के खिलाफ उन्हें मतलब वो एक फोर्स की तरह तैयार हो, एक पुलिसिंग फोर्स की तरह तैयार किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान, चाइना खुलकर बेशक सामने ना आए, लेकिन उसकी फंडिंग और उसकी बैकिंग जरूर रहेगी, ये दिखाने के लिए कि देश के अंदर शांति है। लेकिन तालिबान वो एक बेसिक जो हथियार चलाने का जो एक उनके अंदर एक जो उनको कला आती है, वो वैसे भी उनके अंदर है, क्योंकि वहाँ हर आदमी को हथियार चलाना आता है। और वहाँ AK-47 के बारे में कहा जाता है कि एक स्मार्टफोन से भी कम पैसों में उसे खरीदा जा सकता है। वहाँ हर आदमी के पास एक मामूली ड्राइवर जो इंटरप्रेटर्स बने हुए हैं, उनकी गाड़ी की डिक्की में भी एक AK-47 मिलेगा। तो जहाँ तक हथियार चलाने का सवाल है, वो वहाँ उन लोगों के अंदर ही है। अब वो कैसे उन्हें तैयार करेंगे, उन्हें इंडोक्ट्रिनेट करके उन्हें कैसे, किस तरह से जो एक आर्मी का अनुशासन होता है, ये सारी चीजें, और किस तरह से लक्ष्य होता है, किस तरह से ऑर्डर को फॉलो करना है, ये सारी चीजें।
वो एक रेगुलर फोर्स की तरह उन्हें तैयार करेंगे जैसे पूरी दुनिया में आर्मीज होती हैं, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। एक काउंटर इंसर्जेंसी जो कि वो आज तक जैसे उनके खिलाफ आर्मी लड़ती थी, अब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ, ताकि देश में ऐसे लगे कि शांति है, वैसे उन्हें तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। टीपी सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से फंडिंग को लेकर बात हो रही है, क्योंकि अगर आर्मी भी खड़ा करना है तो उसके लिए संसाधन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि अगर आर्मी बनेगी तो उन लोगों को कुछ सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैंप लगाने पड़ेंगे, हथियार चाहिए, तमाम खर्चे होते हैं। इसके अलावा उन्हें अभी एक शुरुआत, पूरी एक-एक चीज़ की शुरुआत करनी है। तो इतने संसाधन जब उन्हें खड़े खड़े करने पड़ेंगे तो उसके लिए जाहिर है पैसा बहुत चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आ पाएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। दरअसल में अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के तालिबानाइज होने का कारण भी यही था कि उनको 5-5, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और इसलिए वो तालिबान के सेवन में है। और ये वो समय था जब अफगानिस्तान के पैसे फ्री नहीं हुए थे। ये वो समय था जब अमेरिका वहां पे था और ये वो समय था जब करीब पिछले 20 सालों में अमेरिका ने 14 खरब रुपए अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए थे। ये वो समय था जब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए पैसे का 60% कहीं न कहीं घूम फिर के या तो भ्रष्ट नैतिक के अंदर या भ्रष्ट अधिकारियों के पास या सरकारी नेटवर्क के पास चला जाता। आज वो पैसा नहीं है और आज तालिबान ने ये भी पाबंदी लगा दी है, सच हो या झूठ हो, कि हम अफीम का धंधा भी नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में और अमेरिका ने भी उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। तो ऐसे समय में पैसे की भयंकर कमी है। और आर्मी के बारे में कहा जाता है कि आर्मी अपने पेट पर चलती, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आर्मी है भी तो उसे एक्टिव और इफेक्टिव रखने के लिए उसका खाना पीना लॉजिस्टिक्स जरूरी है, उसका मेंटेनेंस जरूरी है। अब मान लीजिए आपने AK-47 ये स्मार्टफोन से कम कीमत पे मिलती है, मगर उसका एडमिशन तो रेगुलर चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए, फील्ड फायरिंग रेंज पे तो जाना होगा। ये कार्य है। और जो ये आर्टिलरी के लिए मैं बता रहा हूँ, यही लाइट मशीन गन हो या मीडियम मशीन गन हो या आर्मर हो या कोई भी चीज हो, और उसकी रेगुलर ट्रेनिंग, वहां पे रेगुलर कोर्सेज किए जाते हैं फौज के अंदर। ये सब तालिबान कैसे कर पाएगा? और इसीलिए तालिबान की जो आर्मी है उसको बनाने के लिए किसी को कोई रोड़ा डालना नहीं चाहिए, वो उसे बनाए, चला के देखे। और अगर बन गई तो सर पहला निशाना होगा डूरंड लाइन। तालिबान ये कह चुका है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते। और वैसे भी ये समझौता 100 साल के लिए हुआ था 1893 में, यानी कि वो लीज 1993 में खत्म हुई। मगर पाकिस्तान ने डूरंड लाइन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, उनके ऊपर बार्डर बैंड लगा दिए हैं। अगर ये आर्मी बनती है तो इसका पहला निशाना डूरंड लाइन पे बनी हुई वो बाउंड्री वॉल होगी, और वो बाउंड्री वॉल होगी तो फिर पाकिस्तानी जंग पे आएगा और फिर लड़ना नहीं है इनको। वैसे भी तो तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों आतंकियों का इवेंचुअली हर्ष यही होता है, हश्र उनका हश्र यही होता है कि एक आतंकी ग्रुप दूसरे आतंकी ग्रुप से बैठा है और वही ये कर दिया है दुनिया में, इराक हो या सीरिया हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, एक आतंकी ग्रुप यानी कि एक इस्लामिक ग्रुप दूसरे इस्लामिक ग्रुप से लड़ रहा है। तो ये आर्मी बनाने के बाद में ऐसा है कि खुद ही ये इतने फंस जाएंगे जो दुनिया के लिए अच्छा होगा। वो आर्मी किसी काम की तो होगी नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे को लड़ने में, अपना कद आगे बढ़ाने में, इनकी लोगों को सेटिस्फाई करने में लगे रहेगी। ऐसा कर देना पड़ेगा। चलिए सुमन मैम, मैं एक बात आपसे भी जानना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया था कि बाल्टिस्तान को लेकर या जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको लेकर अगर बात करें कि इस समय एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा मौका है जब भारत को थोड़ा सा अब आगे बढ़ के आना चाहिए और खुल के आना चाहिए। क्या इस जगह पे थोड़ा सा हम
अपना चेहरा शांतिप्रद और वेट एंड वॉच की जो स्थिति बना रहे हैं वो सही नहीं है? देखिए, पीओके को लेकर पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन है उसने पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि उसकी क्या पोजीशन है। और जहां तक खुलकर सामने आने की बात है तो आर्मी का जो जेएनके में जो डिप्लॉयमेंट है वो अपनी जगह अपना काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ढिलाई कहीं पे है। लेकिन अभी इस वक्त जहां पाकिस्तान की बात करें, अभी जैसे सर ने भी बताया ड्यूरेंट लाइन को तालिबान नहीं मानता है, तो ये वाली बात पाकिस्तान को मालूम भी है और उनका एक बहुत बड़ा ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रेगुलर आर्मी के रूप में अफगानिस्तान में नजर आए या खड़ी हो उनके खिलाफ, क्योंकि वो जानता है कि फिर वो उनकी पोजीशन वीक हो जाएगी और उन्हें नहीं कोई पूछेगा। तो ड्यूरेंट लाइन एक बहुत ही बड़ा मसला है। तालिबान और खास तौर पर पश्तून वो इसको नहीं मानते हैं और पाकिस्तान इस चीज को जानता है और उसके बारे में उन्हें फिक्र भी है कि ये लोग ड्यूरेंट लाइन को लेकर बहुत अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर पर, और दोनों साइड के जो पश्तून हैं वो इसके आपस में मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि सर ने भी बताया कि लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी बात चीजें चाहिए एक रेगुलर आर्मी को खड़ा करने के लिए, तो ये वाली चीज बहुत बड़ी बात है। तो तालिबान को देखते हुए जिस तरह की उनका माइंडसेट है, मतलब बियर्ड रखना और ऐसी वाली जो चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स के रूप में आ पाएंगे। और इनके लिए आर्मी का मतलब कुछ और ही है, एक नॉर्मल आर्मी जैसा नहीं है जैसे दुनिया भर में होता है। तो ये लोग बेसिकली हथियार, फंडिंग होनी चाहिए। और सैलरी की बात जैसे आपने भी करी थी, तो सैलरी बहुत बड़ी इशू थी अफगान नेशनल आर्मी के लिए भी, और एक रीजन भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है उनके टूटने का। उनके टूटने के पीछे ये वाला एक बहुत बड़ा कारण था। तो यहाँ पे भी जब हर रोज के राशन के लिए इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, हर चीज इतनी महंगी है, एड यूएन की तरफ से अभी आना स्टार्ट हुई है, एनजीओ के जरिए से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर जहाँ से कोई पैसे की मदद कहीं से नहीं आ रही है और तो सैलरीज को लेके एक दिक्कत आएगी, और हथियार मतलब कैसे वाले इनके पास आएंगे और कैसे ये लोग उन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, वो अभी देखने वाली बात है। तो ये चीज आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए टीपी सर, एक बात और आप बता दीजिए कि जिस तरह से अभी मैम ने भी बताया कि वो एक जो आम नॉर्मल आर्मी होती है उस तरह से नहीं आ सकते या उस तरह से वर्दीधारी आर्मी नहीं हो सकते, तो क्या ये अपनी वेशभूषा भी इसी तरह की रखेंगे आर्मी में रहकर भी? इन्होंने अपनी वेशभूषा कुछ जगह बदली है। इनकी एक पदवी बटालियन है जिसको काबुल में तैनात किया गया, वो अमेरिकन ड्रेस पहनती है, और जो इनके बाकी लड़के हैं वो सलवार कुर्ता पहनते हैं। अगर ये आर्मी बनाते हैं तो इन्हें चाहे सलवार कुर्ता ही हो मगर एक यूनिफॉर्म लगनी पड़े। आर्मी का मतलब ही यूनिफॉर्म से शुरू होता है, यूनिफॉर्म ड्रेस, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। तो ये जो भी यूनिफॉर्म है ये आर्मी का एक बेसिक तत्व होता है जिसके ऊपर चीजें बनाई जाती हैं, और इसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि जिनकी वजह से ये कहा नहीं जा सकता कि ये इनकी आर्मी सक्सेसफुली बनेगी या अगर बन गई तो चलेगी, और अगर चल गई तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द पैदा होगा। अभी सुमन जी ने कहा कि हम कर रहे हैं, हम शांति प्रिय देश है। दरअसल में यही एक कमी रही है हिंदुस्तान में। अब इसे कमी कहिए या इसे हमारा संस्कृति कहिए कि हम सहनशीलता, अतिथि सत्कार, दया, करुणा, क्षमा, इन चीजों में यकीन करते हैं। ये व्यक्तिगत चरित्र के लिए ठीक है, बहुत ठीक है, होनी चाहिए, मगर ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं होता।
व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र के बारे में डिस्टिंक्शन हमको खुलकर नहीं बताई गई। अब ये बताइए मुझे कि जब हम लड़ते हैं क्या हम कैमोफ्लेज नहीं करते, दिखाना कुछ चाहते होता कुछ है, क्या हम सरप्राइज नहीं करते, क्या हम षड्यंत्र नहीं रचते, क्या हम डिसेप्शन नहीं करते, कहीं पे दिखा दिया कि बम है लेकिन एक्चुअली बम नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये नेशनल कैरेक्टर में लानी पड़ती है। इसी को साम दाम दंड भेद कहते हैं, ये चाणक्य नीति है। और वो नीति अब ये कहती है कि अब समय आ गया है बाई हुक और बाई क्रोक वी मस्ट फेस क्योंकि ये चैप्टर बचा हुआ है। अन्यथा 370 को हटाने की जो एक हमको क्रेडिट मिला है उसके ऊपर टेस्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके ऊपर टेस्ट कौन करेंगे? ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो किसी रीजन को लॉजिक को नहीं समझते, जिनके सामने सिर्फ ये है कि अल्लाह का हुक्म है और हमने डिजाइन बना दिए। बिल्कुल सही बात, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम आप दोनों का, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की और हम उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होंगी। तो तालिबान अपनी एक नई सेना बनाने जा रहा है। अब ये सेना का स्वरूप कैसा होगा, कैसे इस सेना को चला पाएंगे, कैसे इस सेना को ट्रेंड किया जाएगा, ये तमाम जो परेशानियां हैं वो अभी तालिबान के सामने है, लेकिन कैसे तालिबान इससे उभरता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।